नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह, लेके हाजिर हूं सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस। वोट बैंक के लिए सियासी शुचिता किस तरह से इसकी धज्जियां उड़ाई जाती हैं, इसकी बानगी उत्तर प्रदेश में देखी जा सकती है। ईद के माहौल में आग लगाने की जो शुरुआत मौलाना तौकीर रजा ने की थी, आज उसकी झलकियां देखने को मिली हैं। रही सही कसर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पूरी कर दी। अखिलेश ने आरोप लगाया कि उनके काफिले को रोका गया, साथ ही अखिलेश ने लोकतंत्र को खतरे में बताया। इसीलिए इंडिया न्यूज कह रहा है, अखिलेश का संविधान राग कट्टरपंथी लगाए आग। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ईद के मौके पर लखनऊ में ईदगाह पहुंचे थे। यहां पहुंचने के बाद सपा चीफ ने दावा किया कि उनका काफिला रोक दिया गया था। अखिलेश ने दावा किया कि वो कई सालों से यहां आ रहे हैं, पहली बार उनका काफिला रोका गया है। सपा प्रमुख ने सरकार पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि ऐसी बैरिकेडिंग कभी नहीं देखी। बैरिकेडिंग इसलिए की जा रही है ताकि लोग त्योहार न मना पाए। सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र को है। बीजेपी इस देश को संविधान से नहीं चला रही। बात संविधान की उठी है तो चर्चा मौलाना तौकीर रजा की लाजमी ही कि हो ही जाएगी, क्योंकि ईद से पहले मौलाना ने सूबे की फिजा में जहर घोलने की जो कोशिश की थी वो आज कामयाब होती दिखी। सहारनपुर में सड़क पर नमाज और फिर फिलिस्तीन के समर्थन में नारे, ऐसी कई तस्वीरें देखने को मिली। मुरादाबाद टू मेरठ नमाज को लेकर जमकर हंगामा हुआ। वहीं दूसरी ओर नवरात्र के मौके पर नॉनवेज की शॉप पर तालेबंदी को लेकर भी तलवारें खींची हुई हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि लोकतंत्र पर खतरा, अखिलेश का नया पैंतरा। वोट बैंक के लिए धर्म की सियासत क्यों? धर्म पर भड़काऊ बोल कैसे होगा कंट्रोल? सड़क पर नमाज क्यों हो रहा विवाद? नॉनवेज पर तालाबंदी, कट्टरपंथियों की क्यों नहीं रजामंदी? आज की बड़ी बहस में इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सियासी प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं और फिर मेहमानों का रुख करेंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। जगह पर मिलते हैं, कभी इतनी बैरिकेडिंग नहीं होती होगी। जब मैं आज आ रहा था तो जानबूझ करके पुलिस ने मुझे रोका। मैंने जानना चाहा कि भाई क्यों नहीं जाने दे रहे हो। पूरी बैरिकेडिंग लगा करके मुझे आधे घंटे जब बात की तब जाने दिया, बड़ी मुश्किल से, और एक गाड़ी जाने दी। और जब जानना चाहा मैंने कि आखिरकार क्यों ऐसा किया जा रहा है, तो किसी अधिकारी के पास जवाब नहीं था। आखिरकार इसको मैं क्या मानूं, क्या समझूं? इसको मैं तानाशाही समझूं, मैं इसको इमरजेंसी समझूं, मैं इस बात को ये समझूं कि ऐसा दबाव बनाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं कि दूसरे के धर्मों में शामिल ना हो, दूसरों के कार्यक्रम में शामिल ना हो। और बैरिकेडिंग इसलिए की जा रही थी कि लोग त्योहार ना मना पाएं और जो अपनी धर्म की मान्यताएं हैं, धर्म की जो परंपराएं हैं, वो भी ना मान पाएं। तो सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र को है, संविधान को है। देखिए, भाजपा कब्र में घुस गई, मस्जिद में घुस गई, ये मीट और कपड़े में घुस गई। आज उसके पास ये बताने को नहीं है कि महंगाई कैसे रुकेगी, बेरोजगारी कैसे रुकेगी, ट्रंप डांट रहा है, वो कैसे हम अपना हित देखेंगे। हमारे बच्चे निकाले जा रहे हैं अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, उसके बारे में कोई जवाब नहीं। तो अब इन सब चीजों से ध्यान हटाने के लिए कहीं मीट की दुकान, कहीं कब्र, कहीं औरंगजेब। अब औरंगजेब सबसे प्रिय हो गया है कि हर त्योहार के पहले योगी जी कोई ना कोई ऐसा बयान देते हैं जिससे असली मुर्गा मछली सब बंद कर, जो बीजेपी वालों की दुकानें हैं, जहां पे रेस्टोरेंट है, जहां पे मीट मुर्गा मछली सब बिकता है, मंदिरों के पास है, वो बंद कर देंगे आप? नहीं करेंगे आप। तो इसका मतलब कि आपके इन घोषणाओं के पीछे कोई धार्मिक मान्यता कारण नहीं है, राजनीति एक कारण है, क्योंकि आपका उल्लू सीधा हो रहा है इसलिए आप कर रहे हैं। अगर योगी जी केएफसी, मैकडी, दारू की दुकानें बंद करते, मैं उनका माला पहना के अभिनंदन करूंगा। मेरा देश है यार, मैं कहीं पे भी खड़े होकर नमाज पढ़ूंगा और देखूंगा कि मुझे नमाज पढ़ने से कौन रोकेगा। जब हम तुम्हें पूजा करने से नहीं रोकते हैं, हम तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनते हैं, तो हमारे मजहबी मामलात में मदाखलत अगर करोगे तो फिर अब इसका जवाब दिया जाएगा, हमें नमाज पढ़ने से नहीं रोक सकते, हमारी मस्जिदों पर अब तुम बुलडोजर नहीं चला सकते। जो कुछ भी हुआ है आज तक तुमने जो किया है वो सरासर बेईमानी थी।
आत्ममंथन करो कि तुम जो कर रहे हो और मुगलों ने जो किया है उस। तो अखिलेश का संविधान राग एक बार फिर से सुनाई दे रहा है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ईदगाह जाना चाहते थे, जहां पर आज ईद के मौके पर वो वहां मौजूद लोगों को मुबारकबाद देना चाहते थे, उनके साथ ईद मनाना चाहते थे। लेकिन इस दौरान आपको बता दें कि वहां पर उनके काफिले को कुछ देर के लिए रोका गया था, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से वहां पर बैरिकेडिंग लगाई गई थी, जिसको लेकर अखिलेश यादव की तरफ से संविधान का भी राग अलापा गया और ये कहा गया कि यहां पर तो जो सुरक्षा है वो ऐसा लग रहा है मुझे इमरजेंसी की याद आ गई, इमरजेंसी जैसी सुरक्षाएं यहां पर लगी हुई हैं। चलिए अब सीधे मेहमानों का रुख करते हैं, इन सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। देवेंद्र प्रमुख बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका। पुष्पेंद्र यादव नेता सपा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका। सौरभ गौड़ अध्यक्ष हैं धर्म रक्षा संघ के। सौरभ जी बहुत स्वागत है आपका। और मोहम्मद कौसर हसन मजीदी मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कौसर साहब आपका भी बहुत स्वागत है। और अविनाश सिंह राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले पुष्पेंद्र यादव जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी। क्या ये वक्त था, ये मौके की नजाकत थी कि इस तरह के बयान अखिलेश यादव दे कि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था देख के उनको इमरजेंसी याद आ गया, सुरक्षा के लिए लगाए गए बैरिकेडिंग देख के उनको इमरजेंसी के दौर की याद आ गई, और फिर वो कह रहे कि मुझे तो यहाँ मेरे पिताजी लेकर आया करते थे, बचपन से मैं यहाँ आ रहा हूँ। देखिए ये तो रवायत है लखनऊ की ईदगाह की कि पक्ष और विपक्ष के जो बड़े नेता है वो वहां जाते हैं, ईद मनाते हैं, सब कुछ अच्छे से निपट गया, फिर ये बयान देना। देखिए मैडम, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर बार जाते हैं, पहले नेता ही जाते रहे वहां पर। अब अगर उन्होंने कोई बयान दिया है तो बहुत सोच समझ के, अगर एक बात बताइए, मेरी बात समझिए, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, प्रेजेंट में एमपी हैं, एक बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या आपको लगता है कि उनके प्रोटोकॉल में चूक नहीं है? कि आप देखिए दिल्ली से लेकर यूपी तक जहां भी मान्य जी जाते हैं, वो पहले से प्रोटोकॉल होता है कि रोड को रोक दिया जाता है या साइड कर दिया जाता है। क्या आपको इसमें एक साजिश की बू नहीं आ रही है? गौशाले से दुर्गंध आती है क्या यादव जी आपको भी? जबरदस्ती इस पे अगर वो ताकि समय गौशाले से दुर्गंध आती है क्या आपको भी? सर देखिएगा, आपका जब नंबर आएगा आप बोलिएगा, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा, मैं धैर्य से सुनूंगा, ठीक है? पहले मेरी सुन लीजिएगा आप। तो उसमें एक साजिश के तहत, ताकि क्योंकि जो असल मुद्दे हैं इस टाइम पे भारत में चल रहे हैं, इनकी नाकामियों के मुद्दे चल रहे हैं। अच्छा, बेरोजगारी वहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। अविनाश जी सर रुक जाइए। अभी मैं छोटे छोटे कमेंट्स ले रही हूँ, प्रतिक्रियाएं ले रही हूँ, फिर मैं आऊंगी। मेरा कहने का मतलब ये सच्चाई है जीवन की। आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई है कि उनको जानबूझ के एक मुद्दा क्रिएट करना था। उनको पता था कि अगर हम थोड़ा लेट कर देंगे या बैरिकेडिंग कर देंगे तो शाम तक ये एक मुद्दा बन जाएगा, क्योंकि हमको एक तय समय पर नहीं पहुंचेंगे तो हम लोग कहेंगे। और ये चाहते हैं कि हमारे हर बयान को इस टाइम मुद्दा बनाया जाए, क्योंकि 27 की तैयारी को ये हिंदू मुस्लिम में करना चाहते हैं। आपको ये नहीं दिख रहा, आपको ये दिखता है कि भारत देश महान है। हम भी कहते हैं भारत देश महान है, लेकिन भारत की रक्षा करना भी आपकी जिम्मेदारी है। अभी हमारे जो बाहर से स्टूडेंट्स को लाया गया था तो हथकड़ी लगा के लाया गया था, हमारे लोगों को लाया गया था हथकड़ी लगा के लाया गया था, क्या हमारे लिए वो दुर्भाग्यपूर्ण नहीं था? उस पर किसने चर्चा करी, आप बताइए? जो भी चलिए ठीक है पुष्पेंद्र जी, अभी शुरुआती प्रतिक्रिया छोटी छोटी मैं सबसे ले रही हूँ। देवेंद्र प्रमुख जी, सरकार दूसरे धर्म के कार्यक्रमों में जाने से रोकना चाह रही है क्या अखिलेश यादव को? अब बीजेपी क्या ये डिसाइड करेगी कि कौन किस धर्म का त्योहार मनाएगा? ऐसा विपक्ष की तरफ से आप पर आरोप लगाया जा रहा है। अखिलेश यादव को आखिर क्यों रोका गया वहां पर? देखिए अपूर्वा जी, जिस तरह विपक्ष अपनी बात रखता है लोकतंत्र में, उसका काम भी यही होता है भाई, विपक्ष में जब बैठे हैं। लेकिन ये जो देश की जनता देखती है वो इतनी समझदार है, शिक्षित है कि हमने जो विपक्ष दिया है, जो मैंडेट है आज अखिलेश जी के पास, अगर वो उसके अनुसार उनकी बात रखें तो बड़ा अच्छी बात लगती है। हमारे साथ ही बता रहे थे, आप इंतजार कीजिए, आप इंतजार कीजिए। एक करेक्शन किया, आपने कहा हमने जो दिया, आपने नहीं दिया है, वो जनता ने दिया है। नहीं आप कर वो भी जनता ही है सर, जनता। ठीक है आप बोलिए। ठीक है, पहले शुरुआती प्रतिक्रिया, अभी तो शुरुआत ही हुई है डिबेट की। ठीक है देवेंद्र जी, आप अपनी बात कंप्लीट करें। अब पूर्वा जी, मैं अपनी बात पाना चाहता हूं कि जिस तरह से अखिलेश जी की जो ड्यूटी है, जो हमारे साथी कह रहे थे, भाई हथकड़ी लगाकर स्टूडेंट को लाया गया, तो थोड़ा वो समझदारी के लिए, स्टूडेंट नहीं थे वो लोग,
और जिस तरीके की बात है, उसके लिए मैंने पहले सॉरी बोल दिया था, तब दोबारा बोला ठीक है, आपने। ठीक है, कोई बात नहीं। आप जो है बस डिबेट सुनते रहिए, बीच में काउंटर मत करिए, बाद में करिए अच्छे से। ठीक ठीक। मैं ये कहता हूं कि उनको जो मैंडेट जिस तरीके का विपक्ष को बैठने का दिया है जनता ने, और हमको मैंडेट दिया है सत्ता में बैठने का, तो वो उससे निभाएं ईमानदारी से। जनता चाहती है कि आप बात सुशासन की करिए, विकास की करिए, जीडीपी की करिए, देश की इकोनॉमी की करिए, अर्थव्यवस्था की करिए, शिक्षा की करिए, स्वास्थ्य की करिए, ये अच्छी बात लगती है। लेकिन हिंदू मुसलमान का राग हफ्ते और कहते हो कि भारतीय जनता पार्टी करती है। भाई 2014 के बाद ये देश ना हिंदू मुसलमान होता। आज जितने शांति प्रत तरीके से ईद मनी है, मुसलमान भाइयों के दिल में खुलखुलाहट हो रही होगी कि कितने शानदार तरीके से, मतलब जो है, कितनी सुरक्षा में और कितनी शांति से हमारी ईद मनी है, हमारे सारे त्योहार मने। दीपावली पर हिंदू भाइयों को यह पता लगता है कि दीपावली से 15 दिन पहले संदिग्ध वस्तु हो सकती है, बम हो सकता है, बस के नीचे कोई चीज छेड़ना मत, रेलवे प्लेटफार्म, ये अपना बम विस्फोट होना, ये सब चीज बंद होगी। सब चीज सुधार का हिस्सा है। आज प्रत्यक्ष को कभी प्रमाण की जरूरत नहीं रहती। जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। आप देखिए अपनी नजारे से, अखिलेश जी की गलती नहीं है कि वो अपने समय से, अपने पिताजी के समय से आग का जलना, विस्फोट होना, आतंकवाद फैलना और हिंदू मुसलमान के 400 प्लस दंगे हो जाना जैसी स्थिति देखते थे। उन्हें अराजकता पसंद है और वो हो नहीं रहा। उनकी राजनीति वहां से डेड है। उसका ये परिणाम है कि आज उन्हें बयान देता इमरजेंसी जैसी हालत लगती है। अरे आपने पूरा प्रदेश कव्वाल से लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश। चलिए ठीक है देवेंद्र जी, एक मिनट, अब रुक जाइए सर, रुक जाइए देवेंद्र जी, रुक जाइए। अविनाश जी याद करा रहे हैं। अरे सर रुक जाइए, अभी तो शुरुआत हुई है सर, अरे अभी तो शुरुआत हुई है, रुक जाइए। अभी से आप भिड़ जाएंगे आपस में, रुक जाइए। अविनाश जी, सुरक्षा में लगाई गई बैरिकेडिंग अखिलेश यादव को इमरजेंसी की याद दिला रही है। आधे घंटे तक उनके काफिले को रोका गया। वो कह रहे कि बीजेपी नहीं चाहती है कि वो किसी अन्य धर्म के कार्यक्रम में जाए, वहां पर वो शरीक हों। अगर असली इमरजेंसी देखना चाहते हैं, देखिए। ठीक है देवेंद्र जी, रुक जाइए। अविनाश जी से मेरा सवाल है, अविनाश जी से। जी सभी को नमस्कार, जय श्री राम जी। देखिए, इमरजेंसी की बात कर रहे थे और सोनिया गांधी के गोद में बैठे हुए हैं। क्या है इंडिया गठबंधन? क्या उनको पता नहीं कि सही में इमरजेंसी किसने लगाया था? 75, 76, 77 भूल गए? उनके पिताजी खुद भी जेल में गए होंगे। बचपन की वो भी यादें देश को बता देते। तो या वो पुष्पेंद्र यादव हो या अखिलेश यादव हो, इनकी जो सोच है वो सिर्फ और सिर्फ दो चीजों पे टिकी हुई है। पहला परिवारवाद, दूसरा कास्टिज्म और तीसरा तुष्टीकरण। आज वो बैरिकेड का बहाना था, तुष्टीकरण ही सिर्फ निशाना था। वो मुसलमानों को ये बताना चाह रहे थे कि मिलना तो वो बिल्कुल नहीं चाहते थे, जैसे वो देश की किसी भी समस्या को वो दूर करना नहीं चाहते। ना वो एम्प्लॉयमेंट पे बात करना चाहते, ना वो रोजगार पे, ना वो इकोनॉमी पे, ना उनको अकल है, ना वो बात करना चाहते। वो तुष्टीकरण करना चाहते हैं। तो बैरिकेड का बहाना लगा करके वो दो पक्षी वार करना चाह रहे थे, तुष्टीकरण दिखाना चाह रहे थे और कांग्रेस को इमरजेंसी की याद कराना चाह रहे थे। भाजपा का इससे कोई लेना देना नहीं है। और मैं एक बार अपने बीजेपी फिर काफिला क्यों रोका गया आपके हिसाब से? क्यों उनका काफिला रोका गया? क्यों उनको इमरजेंसी की याद आ गई? मैं बताता हूँ। कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो किसी चीज की प्लानिंग इन एडवांस करता है। अगर आप कोई काफिला जा रहा हो या कोई भीड़ भाड़ वाली जगह हो, तो एक नियंत्रित भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। हर जगह नेतागिरी नहीं चलती है। आज ईद का माहौल था और जो नमाजी लोग थे उनकी एक भीड़ थी, उसमें अगर आप कोई काफिला लेके जाएंगे तो कहीं ना कहीं पुलिस को एक टफ स्टैंड लेना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है। ऐसा नहीं कि उनको रोका गया, उनको अपने भीड़ को कम करना पड़ा और वो कुछ लोगों के साथ, गिने चुने 2-4 लोगों के साथ उनको अंदर जाने की इजाजत मिली। वो गए नहीं गए ये उनके ऊपर है, पर वो जो तुष्टीकरण करना चाहते थे और कांग्रेस को इमरजेंसी की याद कराना चाहते थे, वो उन्होंने भरपूर किया। ठीक है कौसर साहब, एक चिंगारी लगाई थी तौकीर रजा ने और आज मुरादाबाद टू मेरठ हमने वो तस्वीरें भी देखी कि मुस्लिम समुदाय के लोग आपस में ही भिड़ गए, लाठी डंडों से जंग शुरू हो गई, वहां पे एक दूसरे को मारने पीटने पर उतारू हो गए। जी मैं समझा नहीं किस बात पर क्या तौकीर रजा का बयान सुना था आपने, जो उन्होंने कहा था कि हमें अगर सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा तो हम सड़कों पर ही उतर आएंगे। क्यों नहीं हमें नमाज पढ़ने दिया जाएगा सड़कों पे? वो कौन होते हैं हमें रोकने वाले? इजाजत है, कुरान में इजाजत है सड़क पे नमाज पढ़ने की? पहले ये बता दें। अविनाश जी एक मिनट, कौसर साहब से मेरा सवाल है, ये एक चिंगारी लगाई थी तौकीर रजा ने।
देखिए अपूर्वा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज मैं अपने सारे पैनलिस्ट साथियों को ईद उल फित्र की और भारतीय नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जी। देखिए, सड़क चलने के लिए है, सड़क चलने के लिए है, यातायात के लिए है, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद है, नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह है। आज सड़क पर मुसलमान नमाज पढ़ रहा है और पढ़वाई जा रही है, अगर उसके बाद फिर ये इल्जाम लगाया जाता है कि मुसलमान सड़क पर आ गया। आप एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान, जो ईमान के बाद पहला अनुष्ठान है, जिसको नमाज कहा जाता है, नमाज जैसा अहम काम सड़क पर करने के काम अगर किया जा रहा है और उसके बाद लोग उसको प्रोवोक कर रहे हैं, इसको बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे कृत्यों की, ऐसे बयानों की मैं हमेशा से निंदा करता चला आया हूं और आज भी इसकी निंदा करूंगा। मैं फिर कह रहा हूं, सड़क यातायात के लिए है, सड़क नमाज पढ़ने के लिए नहीं है। अगर भीड़ की बात है तो उस इस्लाम में भी इसकी निंदा करूंगा। मैं फिर कह रहा हूं, सड़क यातायात के लिए है, सड़क नमाज पढ़ने के लिए नहीं है। अगर भीड़ की बात है तो उस इस्लाम में इसका भी प्रावधान है कि अगर मस्जिद भर गई है तो फिर आधे घंटे बाद दूसरी जमात की जा सकती है, तीसरी जमात की जा सकती है, चौथी जमात की जा सकती है। पूरी तरीके से इस्लाम में इस बात की इजाजत है। इस गैर कानूनी काम को मजहब इस्लाम तो साफ साफ कहता है कि वो लोग जो शाहराहों को यानी राजमार्गों को या सड़कों को बाधित करते हैं, यकीनन वो खुला गुनाह का काम करते हैं। तो ये तो गुनाह का काम है और उसको मजहब और इबादत के साथ जोड़ दिया जाना। देखिए, मैं हमेशा इस बात को कहता रहा हूं कि ऐसे लोगों के बयानों को चला देना और उसको महत्व देना, ये जाहिर सी बात है, ये देश में नारकी को बढ़ावा देना है। और ऐसे लोगों के पास तो कोई काम बचा नहीं। सुनता कौन है? कौन है तौकीर रजा? इनकी हैसियत क्या है? बल्कि ये तो वो लोग हैं जिनके बारे में तो पिछली डिबेट में मैंने आपके चैनल में बताया था कि ये वो लोग हैं, इनकी वो विचारधारा है जिस विचारधारा के जमात रजाए मुस्तफा ने पाकिस्तान का निर्माण करने में बाकायदा 1924 से लेकर के 1947 तक आंदोलन किया था और डायरेक्ट एक्शन डे में घटना का समर्थन किया था। ऐसे लोगों के बयानों को महत्व देना, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि सरकार ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है कि जो लगातार देश के मुसलमान भी इस देश का नागरिक है, इस देश के नागरिकों को भड़का करके आप सड़कों पर लाते हैं। अपने बच्चों को तो आप ऑक्सफोर्ड और लंदन में पढ़ाते हैं और मुसलमानों के बच्चों को सड़कों पे आकर के प्रोवोक करके उनके हाथों में पर दिलवाने का काम करते हैं। ये तो मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन है। मुस्लिम समाज को मैं तो अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से मुस्लिम समाज से कि ऐसे लोग जो धर्म गुरु का चोला ओढ़े हुए हैं और मुसलमानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ठीक है कौसर साहब, चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। सौरभ जी, देखिए बहुत सारी जो परेशानी है ना वो यहाँ पर नजर आ रही है समाजवादी पार्टी की, विपक्ष की। ये भी सवाल उठ रहा है कि कभी योगी आदित्यनाथ कभी नहीं गए वहां पर, ऐसे ईदगाहों पर या ईद मिलन जो भी त्योहार होता है उसके लिए वो कभी नहीं गए। आज अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि हमारे काफिले को रोका गया और सुरक्षा के लिए लगाई गई बैरिकेडिंग उनको इमरजेंसी की याद दिला रही है। सबसे पहले तो मैं अपूर्वा जी आपको और आपके सभी पैनलिस्ट समेत आपके सभी दर्शकों को नव संवत्सर की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जहां तक बात आपने बार बार पूछा अखिलेश के कारवां को रोकने की, तो ये पूरी तरीके से अखिलेश यादव का एक बनाया हुआ राजनीतिक षड्यंत्र है। उनको रोका नहीं गया। उनको वहां जाने से पहले वो जिद कर रहे थे कि उनके साथ जो 20-25 गाड़ियां आ रही थी उस सबको अंदर लेके जाना चाहते थे। और जो प्रशासन ने निर्णय लिया था तो वो एक साथ इतने लोगों को प्रशासन वहां अंदर जाने के लिए आज्ञा नहीं दे रहा था। और प्रशासनिक अधिकारी अपने ऊपर के आदेश से बंधे हुए थे। वो बार बार उनको ये समझाना चाहते थे कि आप स्वयं चले जाइए, आपके लिए कोई रोक नहीं है, मगर आप इतनी सारी गाड़ियां लेके नहीं जाएंगे। वो केवल बहस में उलझे रहे और उन्होंने वो तो इसको कह रहे कि ये लोकतंत्र खतरे में है, संविधान की बातें करने लग गए वो इसी आधे घंटे में, उनको सब याद आ गया। ये आप अगर 1 मिनट मेरी बात शांति से सुने तो मैं आपको बताना चाहता हूँ और सभी लोग समझ लें इस बात को कि 2014 से पहले हमारे देश में आंशिक रूप से इस्लामी शासन था। आप इस बात से समझें कि अब पूरी तरीके से जो आंशिक इस्लामी शासन चल रहा था वो समाप्त तो हो चुका है। हमारे देश में भी एक
वास्तव में शासन करने योग्य व्यक्ति बैठा है, और प्रदेश में भी एक ऐसा ही व्यक्ति बैठा है जो इस्लामी शासन को प्रमोट नहीं कर रहा। इनने, अखिलेश यादव जी के पिताजी ने और कांग्रेस ने पूरे समय अपने इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए और हिंदुओं का विरोध करने के लिए अपना शासन चलाया, जो अब नहीं कर पा रहे। तो इसी बात की इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, मुसलमान का वोट लेने के लिए, सिर्फ इस्लाम को आगे नहीं बढ़ा रहे थे, केवल मुसलमान का वोट ले रहे थे और दंगा करवा रहे थे मुजफ्फरनगर का। देखिए, मैं इस्लाम को आगे बढ़ाने की बात इसलिए बोल रहा हूं कि जितने भी बिल पास हुए हैं केंद्र में, वो सारे बिल हिंदुओं के विरोध में और मुसलमानों के पक्ष में पारित हुए हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इन सरकारों के दिमाग में ये था कि हम भारत को एक दिन पूरी तरीके से इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे, तो उसकी तरफ ये आगे बढ़ रहे थे। अब ये उस कार्य को आगे नहीं बढ़ा पा रहे, तो इनके अंदर जो एक बेचैनी या उकलाहट है वो धीरे धीरे ऐसे ही निकल के बाहर आ रही है। ठीक है, पुष्पेंद्र यादव जी, क्या कहेंगे आप इस पे? ये परेशानी आखिर कब खत्म होगी समाजवादी पार्टी की? मैं अपने मान्य जी से पूछना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा काम है 2014 से पहले जो मुसलमानों के लिए भारत में लागू नहीं था, और कौन सा उनका धर्म ऐसा नष्ट हो गया 2014 के बाद कि वो उसको नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, ये सिर्फ एक गुमराह 2014 के बाद ट्रिपल तलाक नहीं है इस देश में। अरे सुन तो लीजिए। ट्रिपल तलाक जो है, जो आप लोगों ने ये जो खत्म किया है ट्रिपल तलाक, उसके लिए आपकी एक अलग डिबेट हो जाएगी। मैं ये पूछना क्यों अलग हो जाएगी? आपने सवाल पूछा, आपको जवाब मिल गया? नहीं, जवाब मैंने पूछा कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जो आपने सिर्फ इसलिए खत्म करी कि इस्लाम नहीं बढ़ रहा आगे? क्या ट्रिपल तलाक से इस्लाम को बढ़ाने का ठेका सरकार का थोड़ी है। अरे वही तो मैं कहना, इस्लाम को बढ़ाने का ठेका तो आपने लिया हुआ है। मैं मान्य जी आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या डिफरेंस आपको नजर आ रहा है 2014 से 2014 के बाद पहले से? क्या 2013 में कांग्रेस की सरकार जब छूट रही थी तो दिल्ली के 1300 प्रॉपर्टी को वक्फ को दे दिया, सरकारी चीजों को वक्फ को दे दिया। ठीक है, अविनाश जी बोल लेने दीजिए। पहले पुष्पेंद्र जी आप अपनी बात कंप्लीट करें। अविनाश जी उनको बात कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर मैं आऊंगी आपके पास। माननीय, ठीक है, पुष्पेंद्र जी। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरा घर मुसलमानों के बीचों में था, जिस दिन ईद होती थी मेरे घर पे खाना नहीं बनता था, इतने प्यार से हम लोग रहते थे। वो 2014 से पहले की बातें हैं जो उन्होंने बताई है। उन्होंने कहा कि इतने प्यार से हम लोग रहते थे यहाँ पर, और उनके घर से मेरा खाना आता था। वो जो सेकुलर वोट जो जुड़ गया ना 76-77 में, उसके बाद से पतन शुरू हुआ है। भैया सुन तो लीजिए कम से कम, या मैं आपके बारे में बोला क्या? ये सुनने की क्षमता रखिए ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि माननीय योगी जी का बयान ठीक है या योगी जी का बयान ठीक है, मोदी जी का ठीक है? मोदी जी कहते हैं कि इतने प्यार से रहते थे, सब घरों के बीच में मेरा अकेला घर था और मैं फिर भी एकदम सुरक्षित था, लोग मेरे यहाँ खाना अकेला नहीं बोला उन्होंने, अकेला नहीं बोला उन्होंने, गलत बोल रहे हो आप। सुन लो, मैं आ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे घर पर उस दिन चूल्हा भी नहीं जलता था, सभी लोग मेरे यहाँ आके खाना देते थे, इतने प्यार से भाव से रहते थे हम लोग। और माननीय योगी जी ने बोला कि अगर 50 मुस्लिम हैं 50 हिंदू हैं तो भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। तो आप बताइए कौन सी बात इसमें? ये आपका कमाल है, यही तो कमाल है आपने किया है, मतलब यही तो कमाल किया है सेकुलर पार्टी और कांग्रेस ने। एक मिनट पुष्पेंद्र जी, एक मिनट अविनाश जी, फिर एक मिनट रुक जाइए। अविनाश जी एक मिनट रुक जाइए। पुष्पेंद्र जी, जब सब कुछ एकदम अच्छे से निपट रहा था, जब सब कुछ एकदम अच्छे से हो रहा था, सुबह से सारी चीजें बहुत अच्छे से चल रही थी। अरे सर रुक जाइए पुष्पेंद्र जी, कश्मीरी पंडित को भगाया गया ना कश्मीर से, उसी दिन से भारत 2 टुकड़े में अपने करने की सोच ली। आप सुनेंगे नहीं, अभी आप मुझसे। अविनाश जी रुक जाइए सर, एक मिनट अपनी बारी में बोलिएगा। अविनाश जी अपनी बारी में बोलिए। पुष्पेंद्र जी सवाल आपसे मेरा है, जब सारी चीजें सुबह से बहुत स्मूथली चल रही थी, सब कुछ बहुत ठीक ठाक चल रहा था, सपा को समझ में नहीं आया कि अब हम क्या मुद्दा उठाएं, तो फिर अखिलेश यादव को इमरजेंसी याद आ गई। अगर उनको आधे घंटे के लिए वहां पर रोक दिया गया तो फिर उनको इमरजेंसी याद आ गई। इतने बेकरार वो किसी और त्योहार के लिए तो कभी नहीं नजर आए। पुष्पेंद्र जी। जी मैम, दोबारा बताएं, एक बार सुन नहीं पाया जी, जवाब दीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए ये आधा घंटा की जो बात हो रही थी कि सुरक्षा कारणों से रोका गया, मेरा कहने का मतलब ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ ना, ये हर बार जाते हैं। आज तक क्या ऐसा कभी हुआ है कि मान्य जी जा रहे हो और उनको गाड़ी के साथ जाने के लिए मना करा गया हो? या मैडम आप समझिए बात को, एक चीज आज नहीं हुई है। अगर पहली बार मान्य जी वहां जा रहे होते हम समझ सकते थे कि पहली बार गए, हमें पता ही नहीं जाना कैसे है वहां,
कितनी गाड़ियां जाएंगी, कितने लोग जाएंगे, ये मैडम हर बार जाते हैं उसमें, हर बार जाते हैं, हमें पता है कैसे जाना है वहां पे। लेकिन ये हम लोग नहीं, ये लोग ये चाह रहे थे कि ये एक प्रतिक्रिया है वहां से और एक राजनीतिक रंग निकले ताकि असली मुद्दों से ध्यान हट जाए। बाई इलेक्शन हारने के बाद जा रहे थे, बाई इलेक्शन में हारने के बाद अपनी खींच को लेके जा रहे थे, ये फर्क है। सर अरे यादव जी, जो आप बात बोलना नहीं चाह रहे पब्लिक को, वो मैं बता रहा हूँ। ये खींच है, 10 में से 8 सीट हारे हैं आप। आपको आप मुंह दिखाने के लायक नहीं है। मुसलमानों का भी वोट आपको नहीं मिल रहा है। सौगातें मोदी से घबराए हुए हैं आप। अरे सर, ये जमाना चला गया डिबेट वाला के बोलते रहो कोई सुनेगा नहीं सुने। सर तो आप तो चुप नहीं बैठे, चलिए आप ठीक भी है, तो बोल ही रहे हैं। अब आप दोनों शांत हो जाइए। देवेंद्र जी से मेरा सवाल है, समाजवादी पार्टी। अब रुक जाइए, पुष्पेंद्र जी रुक जाइए, विनाश जी रुक जाइए, बीच में इंटरफेयर मत करिए। एक एक करके सवाल सबसे पूछूंगी, एक एक करके जवाब दीजिए। किसी के जवाब में ऐसे सर अब इंटरफेयर करेंगे तो ना आपकी बात मुझे समझ में आएगी ना उनकी समझ में आएगी। देवेंद्र जी, मैं अपनी बारी बोल रहा था। ठीक है पुष्पेंद्र जी, अब रुक जाइए सर, थोड़ा सा अब पेशेंस रखिए। देवेंद्र जी, जी ये अपूर्वा जी, सपा को बोलिए, एक नया मुझसे मुद्दा मिल दोहराइए। गया फिर से। आपकी सुरक्षा उनको इमरजेंसी लगने लग गई, बीजेपी की सुरक्षा इमरजेंसी लगने लग गई उनको। देखिए अपूर्वा जी, मैं हमेशा स्पष्ट बोलता हूं और मैं एक चीज और कहता हूं कि आज की तारीख में विपक्ष में 2 नेता हैं, राहुल गांधी और अखिलेश यादव। उनका अलग अलग सिस्टम है, उन्हें बात कब कहाँ कोसी बोलनी है दोनों को पता होता है। अब अखिलेश जी थोड़े से एक्टिव हैं इस मामले में कि उन्हें जो लोकप्रियता की जरूरत है, ना तो वो विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेर पा रहे, ना कोई उन्हें शासन से, प्रशासन से या सरकार की नीतियों में कहीं वो टिक पा रहे हैं। क्योंकि आज स्थिति इतनी स्ट्रांग है उत्तर प्रदेश की कि जीडीपी से लेकर देश की इकोनॉमी में हम दूसरे नंबर का हिस्सा है। पूरे देश में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर का वो राज्य है जो सबसे मजबूत इकोनॉमी की तरफ भारत को बढ़ा रहा है। तो वो घेरे तो घेरे कहाँ, कि जो सपना हुआ करता था उत्तर प्रदेश में एक एम्स होगा, एक की जगह 2 बन जाएं, एयरपोर्ट्स बन जाएं, कंपनी फैक्ट्रियां लग जाए। आज दुनिया की सबसे ज्यादा उद्योग जो आए हैं बाहरी विदेशी देशों से, जो आए हैं विदेशी कंट्रियों से, वो सारे ज्यादातर उत्तर प्रदेश की जमीन को तैयार हैं, जब उत्तर प्रदेश में ही अपने उद्योग को बढ़ा रहे हैं दिन प्रतिदिन। ये स्थिति अखिलेश जी को समझ आ रही है। उन्हें 2027 में कोई ऐसी नेगेटिविटी सेट कर भारतीय जनता पार्टी पे वार करना है कि वो किसी भी कौन कौन से विदेश से वो आ गए, उनका एक बार ब्यौरा और माहौल जो है वो हिंदू मुसलमान, जैसे वो कहते हैं कि आप हमें बांटने की या करने की बात, मैं फिर ये डंके की चोट नहीं, लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि आप उनको रोक रहे हैं। अब वो कौन से धर्म का त्योहार मनाना चाहे, किस धर्म के साथ जाकर त्योहार मनाना चाहे, ये बीजेपी उनको करने से रोक रही है। देखिए अपूर्वा जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे मैं 30 ही सेकंड में क्लियर करूंगा कि जैसे वो भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं, सरकार को कह रहे हैं कि वे रोक रहे। पहली बात तो मैं कहता हूं कि वहां का जो लॉ एंड ऑर्डर, जो भारत का संविधान और कानून कहता है, वो स्थिति वहां उस समय देखी जाती है एज इट इज। ना तो वहां माननीय मुख्यमंत्री होते, ना प्रधानमंत्री होते, ना वो कुछ देखते। फिर मैं आपको कहता हूं कि आप जो है वहां जा नहीं रहे, आप वहां सिर्फ आग लगाने का काम करना चाहते थे। दंगा भड़के, हिंदू मुस्लिम हो, आपको मसाला मिले, आपकी राजनीति चमके। भारतीय जनता पार्टी इसमें थोड़ी एक्टिव है। जहां उसे लगता है कि कोई चीज गड़बड़ होने वाली है, वहां प्रशासनिक अधिकारी और प्रशासनिक अमला इतना एक्टिव हो जाता है कि विपक्ष के हाथ फीके जाते। ये लोग माहिर थे, इनकी सरकारों में छोटी सी एक चिंगारी फेंकते थे, प्रदेश जला देते थे, 1 मिनट में दंगा हो जाता था, चुनाव निकल जाता था, इनका काम निकल जाता था, भर्तियों में इनके लोग लग जाते काम थे। निकलने का हमारा कोई भी पारदर्शिता दूर दूर तक सरकार में नहीं होती थी। आज एक एक चीज की क्लियर, देखिए पीछे लगभग 62,000 प्लस जो भर्तियां हुई थी, कितना स्पष्ट तरीके से लोग कितने संतुष्ट होते, जबकि एक लिस्ट आती थी, उसमें एक समीकरण होता था, एक जाति का, मुझे नाम लेने से टेलीविजन पर नाम बड़ा नहीं बनता, सब जानते क्या छपते थे, पीसीएस स्तर की बात जाती थी। अब इन लोगों को ये चिंता सताने लगी है कि व्यक्तिगत राजनीति नहीं होगी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। अब जो है राजा जो है वो बैलेट पेपर से बनता, माँ के पेट से नहीं। क्योंकि अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों की पार्टी अपने घर की पार्टी है, अपने डीएनए की पार्टी है, अपनी माओ से बनी हुई पार्टी है। मतलब अपना ही भाई होगा, पिताजी होगा, बेटा होगा, कभी किसी को दे ही नहीं सकते। ये विरासत का जमाना खत्म होगा। अब माँ के पेट से राजा नहीं, बैलेट पेपर से राजा बनता है। और बैलेट पेपर जो है वो लोकतंत्र, वही लोकतंत्र की ताकत है। उस पर जब तक विश्वास नहीं दिखाएंगे अखिलेश और राहुल गांधी, तब तक अप नहीं हो पाएंगे। चाहे वो मुसलमान की बात कर लो, हिंदू की बात कर लो। मैं तो डंगे की चोट पर बैठा हूँ। मुस्लिम धर्मगुरु से हमारे साथ जो बैठे हैं बहुत अच्छे बोले, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग जो हैं, यही लोग जो है देश की नींव का हिस्सा होते हैं।
कि वो स्पष्ट बोलते हैं, बात मुसलमान की हो हिंदू की हो, जो लोकतंत्र की बात नहीं करता, देश की बात नहीं करता, वो देश का हो ही नहीं सकता। अगर सस्ती लोकप्रियता के लिए कोई राजनेता काम कर रहा हो, मेरे जैसा प्रवक्ता, मैं तो हमेशा बोलता हूँ, कहीं पार्टी की गाइडलाइन से आउट भी जाना पड़ता है तो मैं बेहिचक चला जाता हूँ, कहीं चूक होती है। बड़े मंत्री के खिलाफ चलिए, बोलने में ठीक है। मुझे 1 मिनट लगती है, ठीक है, गलत ठीक है। काम के खिलाफ बोलने में 1 मिनट लगती है। मैं बोलता हूँ डंके की चोट पर, फिर बोल रहा हूँ, ये अपूर्वा जी आज बहुत बड़ा दिन है कि ये देश में गिनती के ऐसे दिन होंगे, गिनती की ऐसी ईद होंगी जो इतनी शांति से मनी है। ऐसी गिनती की दीपावली होंगी। जब तक कांग्रेस का राज रहा, कोई त्योहार इस देश में शांति से नहीं मना, चाहे हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो, ईसाई का हो। मैं बड़ी ठीक है, तथ्यात्मक बात आपको चलिए बता रहा हूँ। चलिए, ठीक है देवेंद्र जी। अविनाश जी से मेरा सवाल है। अविनाश जी, देखिए, देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी के तौर पर समाजवादी पार्टी है, उसके मुखिया अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी हमें आगे जाने से रोक रही है, आधे घंटे तक हमारे काफिले को रोका गया, बैरिकेडिंग उनको इमरजेंसी की याद दिला रहा है। आखिर क्या वाकई उनको रोका जा रहा है कि वो न मना पाए? क्योंकि जो बेकरारी, जो तड़प हमने आज देखी, वो हमने इससे पहले किसी और त्योहार को लेकर नहीं देखी। वो तो कह रहे बीजेपी माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। देखिए, बिल्कुल आपने सही बात बोला। अगर इनके पिछले कुछ वक्तव्य को हम याद करें तो जब मुख्यमंत्री कैबिनेट के बाद संगम नहा रहे थे तो उन्होंने पूरी कैबिनेट को छपरी लौंडे बोला। अब इनकी सोच का आपको पता चलेगा। दूसरा, इन्होंने कुंभ के पानी के बारे में इतनी व्याख्या की। आप कभी इनके मुंह से ये सुना कि जिस टैंक में 50-100 मुस्लिम वजू करते हैं, कुल्ला करते हैं, हाथ पैर धोते हैं, उसमें सैकड़ों हजारों आदमी उसी पानी में करते हैं? तो कभी उन्होंने पूछा कि लोगों को शहीद करा दिया आपने सर? अरे पुष्पेंद्र यादव जी, आप तो ये नहीं तय कर पा रहे कि गौशाले से दुर्गंध आती है कि खुशबू आती है। आप क्यों बीच में बोलते हैं? अब आप क्यों क्या दुर्गंध फैला रहे हैं आप? वही है ना, उनपे एक मिनट रुक जाइए, अभी 1 मिनट रुक जाइए, रुक जाइए। आपके देखिए, रुकिए 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 रुकिए, आ रहा हूँ, आप तक आ रहा हूँ, आप तक आ रहा हूँ। पहले आपके नेता को एक्सपोज करूंगा, फिर आपको करूंगा। चलिए, ठीक है, रुकिए रुकिए। एक एक करके सर, एक एक हमने ये देखा। अखिलेश जी को क्या एक्सपोज करेंगे आप क्या करेंगे बताता हूँ, बताइए? बताता मैं हूँ, बताता हूँ ना आपको, मैं बताता हूँ। लखनऊ आगरा वाला अच्छा, दे स्टेडियम दीजिए देखिए इनको, टाइम दे आप दीजिए। आप जाके अपना स्टेडियम देखिएगा। 18 वाला आपका हमारा, आप नोएडा है ना, नोएडा में आके देखिएगा। आप इधर आके सैमसंग वाली जो अरे सर देखिए, अब पुष्पेंद्र जी मुद्दे से डिरेल मत होइए सर, मुद्दे से मत भटकिए, बोलो। मुद्दे पर रहिए। बात जिस चीज की हो रही है उस पे जवाब दीजिए, उस पे सवाल हो रहा है आपसे। अविनाश जी को फिलहाल अभी बोलने दीजिए, अभी उनकी बारी है। आपकी बारी आएगी पुष्पेंद्र जी, आपको मैंने बहुत मौका दिया, आपने बोला, आपको मैंने पूरा समय दिया। अविनाश जी की बारी है और कोई इंटरफेरेंस नहीं। अविनाश जी आप बोलिए। काउंटर करना होगा सर, पहले जवाब तो सुन लीजिए, तब तो काउंटर करेंगे। जी, मैं इसलिए बार बार आपके श्रोता को इनके वक्तव्य के बारे में याद करा रहा हूं कि इन्होंने कुंभ के बारे में क्या बोला है और अब किस मंशा के साथ वो नमाजियों के बीच में जाना चाह रहे थे और इमरजेंसी घोषित कर रहे थे। वो कांग्रेस पे निशाना था, वो उससे भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। अब आता हूं, जो मैं आपको 2 दिन पहले उन्होंने बोला कि दुर्गंध आती है गौशाले से। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट है अखिलेश जी के, वो उनको कोई नेता नहीं बना रहा, वो हंसी के पात्र बन रहे हैं। और जहां तक तीसरी बड़ी पार्टी का नाम आपने मेंशन किया मैडम, आपको या हमें नहीं भूलना चाहिए कि जितने भी लोग उसमें सेलेक्ट हुए हैं या जीत के गए हैं, उनमें तुष्टीकरण का क्या रोल है और परिवारवाद का क्या रोल है। जिस पार्टी में 2/3 से ज्यादा सीटें तुष्टीकरण और परिवारवाद से जीती गई हो, उसको मैं तीसरी बड़ी पार्टी नहीं मानता हूं, सिर्फ और सिर्फ पारिवारिक पार्टी ही मानता हूं। चलिए ठीक है, कौसर साहब, ये जो भड़काऊ बोल शुरू हो जाते हैं ना त्योहारों के पहले, लगाम कब लगेगी? अब आप कह रहे हैं कि हम तो उनके उन बयानों से कोई मतलब नहीं रखते, लेकिन फिर भी देखिए, तौकीर रजा की बात कर ली जाए, चाहे बरेलवी साहब की बात कर ली जाए, इस तरह की बयानबाजियां उनकी तरफ से लगातार होती रहती है। उनको सुनने वाले, उनको फॉलो करने वाले भी बड़ी संख्या में लोग हैं। फिर हमें तस्वीरें कुछ इस तरह की नजर आती है, जैसा आज हमने मुरादाबाद में देखा, हमने मेरठ में देखा, वहां पे भी झड़प हो गई। ये क्या चिंगारी लगाने की एक कोशिश करते हैं? घूम रहे थे, खुद तो वो अपने मस्जिदों में जाके अपने घरों में नमाज पढ़ते हैं, लेकिन भड़का देते हैं। फिलिस्तीन का झंडा लेके घूम रहे थे, क्या मतलब है उसका? कौसर साहब, देखिए, ऐसा है कि जैसे कि अभी आपने बताया, अभी कुछ दिनों पहले वो घड़ी वाले मामले पर फतवा देने वाला एक मौलवी था, और दूसरा जो है ये मतलब सड़क पे नमाज पढ़ने के लिए प्रोवोक करने वाला ये मौलवी है। ये दोनों जो हैं एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, और ये एक ही जगह से आते हैं, और ये इन लोगों का आपस में कंपटीशन है कि कौन कितना ज्यादा भड़काऊ बयान देगा और उसके बाद मुसलमानों को वो कितना बड़ा हितैषी
बनने की कोशिश करेगा। अपूर्वा जी संभल इसमें के कोई मस्जिद दो में मत झूठा नहीं है। खुदाई का अफवाह फैला दिया। एक मिनट अविनाश जी रजा साहब सर रुक जाइए जी अभी उनको बोल नहीं लेने नहीं, दीजिए, मैं फिर आप सिर्फ अपनी याद बारी करा में रहा हूँ अपना कि जवाब रखिएगा। ठीक है मैं कौसर सिर्फ साहब। याद करा रहा हूँ इनके वक्तव्य जी। कैसे है कि मस्जिद में झूठा खुदाई का वास्ता दे करके वो उसने दंगा भड़का दिया संभल में। ठीक है सर मैं ये कह रहा ठीक है, हूँ, कौसर मेरा साहब बोलिए। कहने का तात्पर्य ये है मेरा कहने का कि इन लोगों में आपस में एक होड़ लगी है, आपस में कंपटीशन है कि कौन कितना ज्यादा जो है भड़काऊ बयान दे करके कितना बड़ा मुसलमानों का तथाकथित हितैषी बन जाए। दरअसल ये मुसलमानों की हितैषी नहीं है, मुसलमानों के बहुत बड़े दुश्मन है। इनके अपने परिवार के लोग, इनके अपनी फैमिली के लोग बड़े उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेशों तक में जाते हैं और ये मुसलमानों के बच्चों को मदरसों की शिक्षा तक सीमित कर देते हैं। मैं मदरसा की शिक्षा के विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मदरसे की शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी होनी चाहिए। लेकिन ऐसी आधुनिक शिक्षा भी नहीं होनी चाहिए कि जिसको प्राप्त करने के बाद वो IAS में भर्ती हो जाए। एक आधुनिक समावेशी शिक्षा जो सह अस्तित्व की विचारधारा को बढ़ाने वाली हो, हमें उस शिक्षा की ओर अग्रसर होना चाहिए। रही बात इन दोनों लोगों की, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जाहिर सी बात है, मैं इतनी अच्छी बात कह रहा हूँ आपके चैनल पे, आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन बदले में भी समाज के हमारे समाज के हजारों लोग हमको गालियां देंगे। तो ये जाहिर सी बात है कि बुराई की जो बात होती है उसको लोग सुनना ज्यादा अच्छा पसंद करते हैं और अच्छाई की बात को लोग सुनना पसंद नहीं करते। ये हमारा ये सामाजिक पतन है, ये हमारा नैतिक पतन है। तो अब हम लोग तो अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं भाई, हम तो इनकी तरह भड़काऊ बयान दे करके लोगों को भड़का तो सकते नहीं है। हम अपनी बात को शालीनता के साथ कह के लोगों को समझा सकते हैं, कानून के दायरे में रह करके बात करने की बात कर सकते हैं। हम कोई सड़क पे आकर लाठी डंडा करके थोड़ी तालिबान की तरीके कि तुम ऐसा करो तुम ऐसा ना करो। हमारे देश के संविधान ने और हमारे देश के कानून ने जितने हमको अधिकार दिए हैं, हम उन्हीं अधिकारों के तहत लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे और लगातार सूफी खानका एसोसिएशन पूरे भारत में लगभग अपने सीमित संसाधनों के साथ इसी प्रकार का कार्य करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है सौरभ गौड़ जी। और एक बात और जोड़ दूं मैडम आपके लिए कि ये तथाकथित तीसरी बड़ी पार्टी जो है वो वोट जिहाद के नाम पे जीत के आई है। इसलिए तीसरी बड़ी पार्टी तो वो जरूर है, पर कैसे जीत के आई है, किस जनता का वोट लेके आई है, ये भी हमें याद रखना चाहिए। चलिए ठीक है सौरभ गौड़ जी। अखिलेश यादव कह रहे कि आज से पहले इतनी बैरिकेडिंग हमने कभी नहीं देखी। मैं बचपन से आ रहा हूं, अपने पिताजी के साथ आ रहा हूं, नेताजी के साथ मैं बचपन से आ रहा हूं, इतनी बैरिकेडिंग इस तरह की मैंने पहले कभी नहीं देखी। जवाब भी मांग रहे हैं वो कि आखिर क्यों रोका गया, इतना सब कुछ यहां पर क्यों किया जा रहा है, जवाब कौन देगा उन्हें? मैं बताता हूँ, जिस इमरजेंसी की इन्होंने बात की, शायद जब तक तो अखिलेश यादव पैदा भी नहीं हुए थे, मगर जिस समय 92 में हमारे अयोध्या में बैरिकेडिंग की गई थी, जिसमें इनके पिताजी ने चैलेंज किया था कि यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता, शायद वे उस बैरिकेडिंग को भूल गए हैं। किस तरीके से हमारे सैकड़ों हजारों साधु संतों को, हिंदुओं को और बच्चों को, महिलाओं को गोलियों का शिकार बनाया, सरयू नदी को लाल कर दिया, ये उस घटना को भूल गए। इनको इमरजेंसी की याद आ रही है जिसकी ये गले में बाहर डाल के अब डोल रहे हैं। तो इनको वो सब बातें अब नहीं करनी चाहिए, पर इनके अंदर जो घबराहट है वो केवल और केवल इसी बात की है कि इनके पास में अब धीरे धीरे हमारे सनातनी जो लोग जागने लगे हैं और ये नहीं चाहते, ये पहले की तरह चाहते हैं कि सनातनी लोग कभी संगठित नहीं हो, क्योंकि मुस्लिम समाज में जो भी है, मैं ये बात मानता हूं कि एक खासियत तो है कि मुस्लिम समाज अपने सारे स्वार्थों को छोड़कर भाजपा जैसी पार्टी के विरोध में एक हो जाता है। तो ये हिंदू समाज को बरगलाकर अब तक वोट लेते आए, अब इनको हिंदू समाज में भी कहीं सपोर्ट नहीं मिल रही सिवाय इनकी जाति के, और कोई भी इनको सपोर्ट कर नहीं रहा। तो ये जो इनके अंदर एक अकुलाहट है, घबराहट है, तो जो उसको ये अलग अलग तरीके से सामने ला रहे हैं, केवल राजनीति दिखा रहे हैं। आप बताएं कौन ऐसा हो सकता है जिसको गौशाला में दुर्गंध आए? ये एक नए मतलब इनने नई बात पैदा कर दी कि इनको गौशाला में जहाँ बकरे कटते हैं वहां पे इनको सुगंध आती है, जहाँ पे बकरों के गले काटे जाते हैं वहां पे इनको सुगंध आती है। ये अखिलेश यादव का अब क्योंकि समाप्ति वाला दौर है, और जब कोई भी दिया बुझने वाला होता है, इनकी राजनीति पूरी तरीके से अब समाप्त होने जा रही है। आप 27 के चुनाव में देख लीजिएगा जिस तरीके से
कांग्रेस धीरे धीरे पूरी तरह समाप्त हुई, ऐसे इनकी पार्टी भी अब समाप्त होने के दौर में है। आने वाला समय हमारे सनातन का है ठीक और है। हमारे सनातनी पूरी तरीके से चलिए, ठीक वास्तव है, में आप ठीक है जो सौरभ। अभी हमारे योगी ने बोला है, हमारे योगी जी ने, कि हमारे 100 हिंदुओं के बीच में भी एक मुस्लिम कहीं भी बता दें तो उसको कोई खतरा हो, मगर ऐसी कोई भी ये जगह बता दें कि जहाँ 100 सर, मुस्लिमों माननीय के बीच में हमारे मोदी 50 जी ने कहा पुष्पेंद्र था जी, कि मैं पुष्पेंद्र जी आपसे माननीय सवाल है मेरा, मोदी जी एक ने मिनट कहा एक था- मिनट। पुष्पेंद्र जी पहले सवाल भी आप मेरा सुन लीजिए, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा। ठीक। बैरिकेडिंग को लेकर जो इतनी माथापच्ची चल रही है ना, अभी हम डिबेट में भी उसी पर बात कर रहे हैं। हमने उस समय भी देखा जब अखिलेश यादव वहां पर पहुंचते हैं। अब अगर वहां पर सुरक्षा नहीं होगी तो कल को फिर विपक्ष ही सवाल खड़े करेगा। सवाल तो फिर आप ही देखिए, खड़े मैं- करेंगे ना वहां पे कि हम गए, कोई मैं सुरक्षा बताता नहीं थी हूँ। वहां पर। पहली बात तो ये सुरक्षा का मामला ये है कि वो पहले से वहाँ तय प्रोग्राम था, ऐसा नहीं है कि एकदम से प्रोग्राम लगाया गया हो। वो पता था, तय था कि वहाँ जाना है। अगर जाना तय था तो आपकी सुरक्षा में वहाँ पे इतनी डिनाई क्यों हुआ कि आपको आधे घंटे में रोकना पड़ा। दूसरी बात, ये मैं बात पहले भी कह चुका हूँ। अभी बात हो रही थी कि कैसे जीत के आए हैं, क्या जीत के आए। मैडम, जनता का सम्मान अगर कोई आदमी नहीं कर सकता तो वो भारत में किसी का सम्मान नहीं कर सकता है। आप मुझे बताइएगा, जिस पार्टी की तो आप भाजपा को क्यों कहते हैं? सर, तो आप भाजपा को क्यों कहते हैं? 38 सीटें जिस पार्टी की है उनको ये उस पार्टी को ये कह रहे हैं किन किन का वोट लेके आए और कैसे कैसे वोट लेके आए। वोट जिहाद, काम करिए ना। वोट जिहाद आप बोला एक है काम आपने। करिए ना, आप सरकार से कह दीजिए कि जिन लोगों ने वोट सपा को दिया है उनका वोट कैंसिल कर दीजिएगा। आप सुन लीजिएगा, उसके बाद में आता हूँ, सुन लीजिएगा। अरे जनता खुद कैंसिल कर देगी, हम मुझे कहने की जरूरत नहीं है। सर 38 एमपी जो जनता ने बना के भेजे है ना, वो आपके रहमो करम पे नहीं है। तो दो सीट पे कैसे सिमट गए बाईपोल में? 2 सीट पे कैसे सिमट गए बाईपोल में? कुंदरकी में क्या हो गया? 1.5 लाख से कैसे हार गए आप? चलिए, ठीक है, मुसलमान का ठीक भी है। वोट नहीं मिला कुंदरकी में आपको। दिखाई दे रही है। अब सुन लीजिए ना, यही दिक्कत है सर। आपको क्यों नहीं 2 दिखाई दे रही है? अरे सुन आपको लीजिए, 2 क्यों अविनाश नहीं जी दिखाई सुन दे लीजिए, रही एक है? बार उनकी बात भी सुन लीजिए। सुनना भी सीखिए, ठीक है। सुनना भी सीखिए। उसके बाद सुन लीजिएगा। मैडम, अब बात रही कि ये विकास पे बात नहीं करते, मेरी बात समझना आप। मैं ज्यादा दूर नहीं जा रहा हूँ, आसपास की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, ठीक है। एक्सप्रेस वे तो बनवाया ही बनाया लखनऊ वाला। आप मैडम पता कर लीजिएगा ऑन पेपर, जेवर का जो एयरपोर्ट बना, माननीय सांसद महेश चौहान से पता कर दीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ। सरकार में उसकी एनओसी हमारी सरकार में गई थी, यह पता कर लीजिएगा ऑन रिकॉर्ड। मैं आपसे कह रहा हूँ, यह आप कोई पता करवा लेना। जो नहीं, भारत देशी पैदा लिया है आपके आने की वजह से। मैंने कहा कि हमारी सरकार में उसकी एनओसी मिली थी जेवर वाले। सारा कागजी काम आपकी सरकार में होता था। कोई काम नहीं होता था, सिर्फ कागजी काम होता था आपके सरकार में। मैं भी कह रहा हूँ कि आपकी सरकार में सिर्फ कागजी काम होता था। अब सुनने की क्षमता रखिए, बोलना मुझे भी आता है। अब सुनने जाएंगे बीजेपी के जो एमएलए नंद गुजर, सुन लिया उनका बयान। आपको शर्म आनी चाहिए। आपका एमपी, सॉरी आपके विधायक ये कहते हैं कि मेरी पार्टी में जितनी गाय काटी जा रही है अब कभी नहीं काटेंगे। आप सुनिए उनका बयान। आपके मेरे एमपी विधायक नहीं है, वो आपके विधायक है। आपने उनको अभी कितना ड्रामाबाजी हुई। भाई भाजपा को आप भाजपा के लिए छोड़ दीजिए ना। आप ये बताइए कि दुर्गंध आती है, आपको ये दुर्गंध आती है आपको वालों को कि नंद किशोर गुर्जर जी की लोकप्रियता कहीं बढ़ ना जाए। तो आप तो अपने लोगों को नहीं है, तो आपको दुर्गंध आ रही है। उन्होंने आपको दुर्गंध आ रही है। उन्होंने कहा कि गाय, जितनी गाय पूरे भारत में नहीं कटवाई जा रही होंगी उतनी गाय उत्तर प्रदेश में कट रही है। उन्होंने बकायदा नाम लेकर बताया कहाँ पे कट रही है। आपको सुनना ही नहीं है, क्योंकि आपको बोलना तो वही है जो आपको एक तरफ पढ़ाया गया है, उससे आप आगे जाएंगे नहीं। चलिए, ठीक है। इनके जमाने में मैं आना ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए पुष्पेंद्र जी, एक मिनट हो जाइए। देवेंद्र जी से सवाल है मेरा। मैं बात करता ठीक है, अविनाश मैं आऊंगी। पहले देवेंद्र जी से मेरा सवाल है। एक एक करके सर, एक एक करके सबसे सवाल पूछ रही हूँ, सबके जवाब ले रही हूँ, सबको पूरा वक्त दे रही हूँ। अब आप लोग आपस में ही भड़ जाएंगे, तू मैं करने लगेंगे सर, तो फिर बात तो खराब हो जाएगी ना, वक्त खराब हो जाएगा। देवेंद्र जी, संविधान से नहीं चल रहा है देश, बीजेपी से चल रहा है, ये भी एक आरोप है अखिलेश यादव का आप पे। देखिए पूर्वा जी, जिस तरह से मैंने पहले कहा कि अखिलेश के राहुल में जो अंतर है, जिस तरीके से बोल रहे हैं वो, उनके पास अगर तथ्य हो तो वो बिल्कुल बता दें। मैं इसको ऑन डिबेट आपके यहाँ बैठ रहा हूँ कि जिस तरीके की कानून व्यवस्था, जब हम बात कर रहे हैं तो तथ्य मिलाइए कि आपकी सरकारों में और हमारी सरकारों में आज संविधान की कीमत आज है इस उत्तर प्रदेश में या आपके समय में थी कि दिन में किसान का बेटा हावला रखकर कंधे पर शाम को पानी चलाने ट्यूबवेल पे जाता था और उसकी सुबह डेड बॉडी ढूंढनी पड़ती थी। आज किसान का बेटा
रात को 1 बजे अपने चौराहे पे खड़ा होकर और खेत में पानी चलाकर पूरी सड़क पर जो है वॉकिंग करता है, टहलता है और सुबह तक खेत बढ़ता है और सुबह कंधे पर फावड़ा धरकर घर आता है, तो सुरक्षा ये होती है, बदलाव ये होता है। अब लेकिन फिर अखिलेश जी की आपकी जो बात सुरक्षा है, उनको इमरजेंसी क्यों लग रही है देवेंद्र जी? देखिए तानाशाही मैंने क्यों कहा, लग रही है? उनको क्यों मैंने रोका कहा गया? पूर्व यही बार बार सिर्फ सवाल है। एक इसका बात- इसका सिर्फ संक्षिप्त एक जवाब बात नहीं को मिल पा करना रहा है, चाहूंगा। तसल्लीपूर्ण जवाब मुझे लग रहा है सपा को भी नहीं मिल पा रहा है कि देखिए आखिर क्यों उनको मैडम रोका सिर्फ गया? एक बात कोट करना चाहूंगा अपूर्वा कि जी, मैं मैंने खुद कहा नोएडा का कि किसान हूँ, वहाँ लॉ एंड किसानों ऑर्डर के के साथ जेल अनुसार गया हूँ। ठीक है, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर के अनुसार वो सरकार का वो जो सिस्टम था, अखिलेश जी जानकर वहां काफिला लेकर गए, काफिले को अंदर घुसाकर माहौल खराब करने का अपूर्वा जी, प्रयास किया, लेकिन सम्मान के साथ उन्हें भेज दिया गया। फिर क्या रही बात अपूर्वा आपकी जी, चर्चा का विषय? ठीक है, आग ठीक है। नहीं लगी, आपके झगड़ा नहीं सवाल हुआ, का मैं संक्षिप्त मुसलमान में नहीं जवाब हुआ, दे ठीक है, ठीक है। एक अविनाश दूसरे जी, का ठीक है। प्रदेश नहीं जला, देवेंद्र जी, यही तो- एक मिनट आप रुक जाइए। अविनाश जी से मैं जवाब ले लेती हूँ, फिर मैं सीधे आपके पास आती हूँ। ठीक है अविनाश जी। मैं बहुत संक्षिप्त में आपको जवाब दे रहा हूं, कुछ याददाश्त भी ताजा करूंगा कि अखिलेश जी के जमाने में जो पुलिस वाले होते थे और अधिकारीगण होते थे, वो आजम खान का भैंस वगैरह ढूंढने जाते थे। तो सर, शायद अभी भी उनके दिमाग में मैडम, ये है कि मुझे ये एक पुलिस मौका वाला जरूर जो देना। बैरिकेड लगा के खड़ा है, ये इमरजेंसी का सिचुएशन हो गया है, क्योंकि मुझे वो मौका जरूर पुलिस देना। वाले को ये चाहते हैं कि वो भैंस ढूंढने चले जाए फिर से। तो अब ये योगी जी की सरकार है, जहां मतलब पे इतनी रूल एंड इतनी रेगुलेशन सिक्योरिटी की आदत नहीं है, इतनी सिक्योरिटी की मैडम, आदत सुनिए, नहीं है। मैडम, इतनी सिक्योरिटी की आदत नहीं है। पुलिस मैं वाले को बताता भैंस हूँ। ढूंढने के लिए लगाते थे, जूता चलिए, साफ ठीक है। करने के लिए लगाते थे। अब ठीक है, पुलिस चलिए, वाले ठीक को है, जब ठीक है देखते हैं अविनाश वो जी, अपना आपने काम आपने कर 1 रहे मिनट का हैं, वक्त तो मांगा, घबरा मैंने जाते दे दिया। देवेंद्र जी की बात बीच में रह गई थी। देवेंद्र जी, इतनी देखिए, सिक्योरिटी की मैं- आदत नहीं है समाजवादी पार्टी को और आप इतनी सिक्योरिटी लगा दे रहे हो, उनको इमरजेंसी याद आ जा रही। सर ऐसे कैसे चलेगा? नहीं, अपूर्वा जी, मैं एक चीज और क्लियर करता हूँ। विशेषज्ञ के तौर पर जिस तरह अवनीश जी भी कह रहे हैं, तथ्य की बात जो है उसे स्वीकार करना पड़ता है कि आजम खान जी की बहस की भी बात कर रहे हैं। ऐसा भी था कि इनकी सरकारों में इन्हीं के मंत्रियों की, मुख्यमंत्री की छोड़िए, एक आईपीएस आईएएस अपनी जो उससे निकाल कर साफे कर रहा है, और मायावती के तो चलो चर्चित होगा, इनकी सरकारों के छोटे छोटे नेताओं की बात बता रहा हूँ कि आजम खान जैसे जिस तरीके से आज वो जेल में क्यों है भाई। आप जो है हमारे साथ नहीं किया, मुस्लिमों के साथ जो किया, उनके साथ किसानों जो की जमीन हड़प आज ली। ज्यादातर 90% मुस्लिम केस लड़ रहे हैं, तो इससे बड़े तथ्यात्मक काम क्या हो चलिए, सकते हैं? ठीक है देवेंद्र कि जी, आप- चलिए ठीक है। देखिए अब 5 मिनट बचा है, एक एक करके फटाफट फाइनल कमेंट सभी मेहमानों से यहां पर मैं लेना चाहूंगी। सबसे पहले अविनाश जी आपसे। जी, मैं जैसे मैं शुरू से कह रहा हूं कि अखिलेश जी का जो सोच है वो खुद एक इमरजेंसी और तानाशाही वाली सोच है। वो परिवारवादी पार्टी के नेता है, उनकी सोच परिवार से आगे और तुष्टीकरण से आगे न बढ़ी है और न बढ़ेगी। इलेक्शन जहां तक सवाल होता है, बराबर रिसेंट इलेक्शन को देखा जाता है, 38 सीट वो जरूर जीते हैं, इसको मैं डिनाई नहीं करता ठीक हूं, है। पर कुंडरकी हारने का इतना बड़ा गम है, 10 में से 30 8 नहीं सीट जा रही हारने है। का इतना बड़ा गम है कि 30 नहीं जा रही है चलिए उनकी। ठीक है, कौसर साहब। और कुंभ का सक्सेस, जब 66 करोड़ सनातनी चलिए, को ठीक जब उन्होंने वहां देख लिया तो हिल गए हैं। ठीक है कौसर साहब, फाइनल कमेंट। देखिए, जो आपने सवाल किया है ये राजनीतिक रूप से जो है सत्ता और विपक्ष के बीच का दरमियानी मसला है। ये राजनीतिक जो है आरोप प्रत्यारोप की बात है। कहीं कोई राजनीतिक माइलेज लेना चाहता है या कहीं कोई राजनीतिक माइलेज नहीं देना चाहता है, ये उससे संबंधित है। वरना अगर कोई ईद में जाकर के शुभकामना दे जाए, उससे कोई मुसलमानों की बेरोजगारी खत्म नहीं हो जाएगी, मुसलमानों की अशिक्षा नहीं खत्म हो जाएगी। तो ये ठीक सब राजनीतिक स्टंट है, राजनीतिक ढकोसले हैं, बस चलिए, इसके ठीक अलावा है। कुछ नहीं। सौरभ जी, फाइनल बहुत कमेंट। सही, बिल्कुल सटीक जवाब देते हैं। देखिए ऐसा है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से दंगावादी पार्टी रही है, और इनका हमेशा से ये सोच रही है कि समाज में आपस में लड़ाकर और दंगा कराकर ही ये वोट लेते रहे। तो ये वोट जिहाद इनका इस तरीके से चलता रहे, ये उसी की तैयारी है। और जो कुछ भी इन अखिलेश जी ने जाकर वहां पर वातावरण बनाया, मैंने पहले भी शुरुआत में बोला था कि इनको तो 1 मिनट भी नहीं रोका गया। मैं दावा करता हूं कि ये इस बात को अधिकारियों के सामने बता दें, इनको केवल देर इसलिए लगी क्योंकि ये साथ में अपने पूरी बारात ले जाना चाहते थे और माहौल को खराब करना चाहते थे। तो इनको लिए ये केवल एक राजनीतिक चीज है और राजनीतिक इनका षड्यंत्र है। चलिए ठीक है, पुष्पेंद्र जी फाइनल कमेंट सर, एकदम कम शब्दों में कम वक्त लेते हुए। मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि एक तो आपके चैनल पे मुझे 3 लोगों से डिबेट करनी पड़ रही है, वो 3 लोग एक तरफ है, मैं अकेला एक तरफ हूँ, लेकिन फिर भी हम समाजवादी, हमको आदत है ऐसे लोगों से लड़ने की ना।
तो तीनों लोग एक ही लाइन में चल रहे हैं। मैं फिर भी मैं इसीलिए हंसा। चलिए तो आप कोई बात नहीं ना, आप वन मैन आर्मी है सर, पुष्पेंद्र जी वन मैन आर्मी है आप। चलिए जवाब दे दीजिए फटाफट, फाइनल कमेंट सर। ठीक है वक्त नहीं है, फाइनल कमेंट। वो तीनों बोल गए, सुन लीजिए। दूसरी बात ये क्या बात रही थी कार से, मैडम पुलिस पे गोली चलवाने वाली सरकार आपकी है। ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ कि बदमाशों ने पुलिस के ऊपर डायरेक्ट गोली चला के उनको मार दिया गया। आप भूल मत जाइए अपने कानपुर वाले कांड को। दूसरी बात ये बात परिवारवाद की है, तो परिवारवाद को भी चुनने, परिवारवाद अपनी पार्टी में आप देखेंगे तो आपको लिस्ट निकलेगी, जब मौका मिलेगा तो मैं आपको लिस्ट दूंगा। दूसरी बात फाइनल कमेंट। परिवारवाद वाले परिवार। चलिए ठीक है पुष्पेंद्र जी, सर हो गया, वक्त नहीं है सर, वक्त नहीं है उतना। ठीक है मैम, देवेंद्र जी। आज बहुत बड़ा दिन है। मैंने अपने आईडी के माध्यम से, अपने इंस्टा के जितने भी मेरे अकाउंट है सबके माध्यम से सबसे पहले हमारे धर्मगुरु और मुस्लिम समाज को ईद की बधाई दी है, और फिर अपनी सरकार और प्रशासन को बधाई दी है कि उन्होंने जिस शानदार तरीके से इस त्योहार को संपन्न कराया है। ये अखिलेश जी के लिए एक आईना हो सकता है, इसे सीख लीजिए अखिलेश भी और राहुल गांधी भी। ये लोकतांत्रिक बात है, उनके काम आए। चलिए ठीक है, तो चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो देखिए अखिलेश यादव आज जा रहे थे ईदगाह, जहां पर ईद मनाने के लिए, लेकिन उनके काफिले को आधे घंटे के लिए रोका गया और इसको लेकर उन्होंने बखेड़ा खड़ा कर दिया। वो कह रहे कि ये देश संविधान से नहीं, लोकतंत्र से नहीं, बीजेपी से चल रहा है, बीजेपी देश चला रही है। उनका यह भी कहना है कि इतनी सिक्योरिटी देख के तो इमरजेंसी की याद आ गई। तो फिलहाल आज बड़ी बहस में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।